Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th, chapter number 3, demand from economics. As we all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 8 of the chapter. So before moving to the today's current portion, let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous portion. So previously we have seen about the few concepts of the degrees of the price elasticity demand. Then we have seen about the income elasticity demands, introduction, meaning and the formula. After that we have seen one part of the degree, which means the positive degree effect of the income elasticity demand. So let us have a short summarization of the topic that we have seen. First of all, talking about the degrees of the price elasticity. In that we have seen about the relatively elastic demand. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जब इंक्रीज होता है सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में, फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले 10% इंक्रीज हो रहा है और उसका डिमांड का इफेक्ट जो है 30% या 40% तक रिडक्शन दिख रहा है, यानी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होता है, तो 10% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से 40% की जब डिमांड डिक्रीज होता है तो उसे रिलेटिवली जो है इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. सो इसकी पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, प्राइस जब P से P1 जाता है तब M से लेके M1 तक का जो डिफरेंस है वो ज्यादा देखा जाता है, जब से P से P1 का पोर्शन स्मॉल वे में देखा जाता है. ऐसा एक डायग्राम हमने डिटेल में देखा. फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जब 20% इंक्रीज जो है प्राइस में देखा जाता है, उस टाइम पे 60% रिडक्शन जो है इस पोर्शन में देखा जाता है, जिसमें EP इज ग्रेटर देन 1. EP इज ग्रेटर देन 1 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 20 और 30 यानी कि 3 का डिफरेंस देखा गया, यानी 1 से ज्यादा नंबर 3 होता है. इसे इसलिए रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में ऊपर जो हमने टॉपिक देखा उसका थोड़ा ऑपोजिट पोर्शन यहाँ पे देखा गया है. मेजर चेंज प्राइस में होने के बावजूद डिमांड में बहुत कम चेंज देखने को मिलता है, उसे कहीं ना कहीं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ऑफ प्राइस माना जाता है. अब फॉर एग्जांपल 10% की इंक्रीज अगर आपके प्राइस में हो रही है, 10% ऑफ इंक्रीज प्राइस में होने के बावजूद जब डिमांड में सिर्फ 5% की कमी देखी जाती है, उसे कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. सो इस तरीके से यहाँ पे हमने उसकी भी डायग्राम देखा. P से लेके P1 का गैप बहुत कम था, बट M से लेके M1 का गैप जो है वो बहुत कम था, और P से लेके P1 का गैप जो है बहुत लेंथ में देखा गया था. यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का पूरा ऑपोजिट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड माना जाता है. यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में देखा. इसके बाद हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्राइस, अगर प्राइस चेंज होता है उस रीजन की वजह से जब डिमांड चेंज होता है तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. उसी तरीके से जब इनकम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है और उस रीजन की वजह से जब डिमांड में चेंज देखा जाता है तो उस पोर्शन को कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है. अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सटेंड, यानी अगर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उस रीजन की वजह से कौन से एक्सटेंड तक डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा जाता है. फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो EY, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी के लिए EP, वैसे इनकम इलास्टिसिटी के लिए EY. अब फॉर्मूला में प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड जो हमने
प्राइस में भी देखा वही सेम पोर्शन फर्स्ट लाइन में होता है रिपीट, बट सेकेंड लाइन डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस की जगह यहाँ पे जो है इनकम देखा जाता है, यानी कि डिमांड डिवाइडेड बाय इनकम माना जाता है। तो ये पोर्शन बहुत ही डिटेल में देखा जाता है। इनकम के हर एक डिग्री में यही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। अब टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी या डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते तो ये 3 तरीके से देखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने डिटेल में देखा, जबकि उसके अंदर 3 टॉपिक कवर अप किया जाता है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होता है। अगर उसका पोर्शन डिक्रीज होता है इनकम का तो उसका डिमांड भी डिक्रीज होता है, यानी कि जैसे इनकम में देखा जाता है वैसे ही डिमांड में भी देखा जाता है। तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी का पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स यानी डिग्री माना जाता है। ये पोर्शन बहुत ही डिटेल में 3 टॉपिक के अंदर देखा जाता है। फर्स्ट टॉपिक है यूनिटरी इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड। यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड का मतलब EY इज इक्वल टू 1। तो ये पोर्शन आपको डिटेल में अगर मैं बताऊं, अगर 10% इंक्रीज कंज्यूमर के इनकम में होती है तो 10% इंक्रीज उसके डिमांड में भी होती है। अगर उसका 10% डिक्रीज होता है तो उसका डिक्रीज भी उस पोर्शन में। तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज का मैटर नहीं है, यहाँ पे जितना पोर्शन ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसकी इनकम का होता है उतना ही इक्वल जब उसका डिमांड देखा जाता है। जैसे 5% इंक्रीज उसके डिमांड में हुआ तो उसका इनकम भी 5% इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से 5 डिवाइड बाय 5 आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से जब भी 1 आंसर वाला पोर्शन देखा जाता है उसे यूनिट इलास्टिक डिमांड ऑफ इनकम माना जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने प्राइस में भी डिटेल में देखा। नेक्स्ट हमने देखा EY इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। सो यहाँ पे 1 से ज्यादा होना, इसका मतलब यू नो दैट, यानी कि अगर आपका छोटा सा पोर्शन इनकम का बड़ा फिर भी आपका डिमांड का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब यानी छोटा सा इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम बट अ वास्ट इंक्रीज इन द डिमांड। तो हमने जितना सोचा उससे ज्यादा यानी 1 से ज्यादा का हमें वैल्यू वहां पे मिलता है, उसे हम कहीं ना कहीं EY इज इक्वल टू 1 बोलते। फॉर एग्जाम्पल अगर 5% सैलरी इंक्रीज हुई और 20% एक पर्टिकुलर इंसान उसी इंसान की 20% इंक्रीमेंट जो है डिमांड में देखा गया, जो लेवल है उस लेवल के ऊपर थोड़ा हो तो ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा जब देखा जाता है उसे EY इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, EY ग्रेटर देन 1 माना जाता है। नेक्स्ट EY लेस देन 1। EY लेस देन 1 की अगर हम बात करते हैं, EY लेस देन 1 का मतलब जब भी एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन यूनिट 1, तो यहाँ पे प्राइस या इनकम जैसे प्राइस बढ़ता है बट डिमांड नहीं बढ़ता है तो उसे हम इन इलास्टिक रिलेटिवली बोलते हैं। उसी तरीके से इनकम के अंदर भी एक पर्टिकुलर इंसान की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया बट उसकी डिमांड इतना नहीं बढ़ा, जितना ज्यादा सैलरी बढ़ा उसकी कंपैरेटिवली उसकी डिमांड थोड़ा सा ही बढ़े तो उसे कहीं ना कहीं EY इज लेस देन 1 माना जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का पोर्शन पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने प्रीवियसली बहुत डिटेल में देखा। आज हम डिटेल में आगे नेगेटिव और उसके पोर्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। So let's move on with the today's portion in a very brief manner in the further video from the PDF portion. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. Last time previously we have completed up to the positive income elastic demand. So today we are going to see from the negative income elastic demand. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Now in negative income elastic demand, with the rise in income of a consumer if demand decreases, or with the fall of income of a consumer if demand increases, then such elasticity of demand is known as negative income elasticity of demand. Normally such type of inferior goods have negative income elasticity demand. This concept was given by Robert Giffen, and thus such goods are known as Giffen goods. For example, bajra, kotri, coarse grain, कोर्स क्लोथ, पामोलियन ऑयल, वेजिटेबल घी एक्सेट्रा। सो सबसे पहले नेगेटिव इलास्टिक डिमांड की बात करने के पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि रॉबर्ट गिफन ने इंफीरियर गुड्स के बारे में कुछ बताया था कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो क्वालिटेटिव चीज़ों पे जाना पसंद करते थे। क्वांटिटेटिव में जब पैसा कम होता है तो ज़्यादा कैसे मिलेगा, क्वांटिटेटिव कैसे मिलेगा वो पोर्शन में सोचते। वही जब उनके पास पैसे ज़्यादा होता है तो क्वालिटेटिव में कैसे जीना है उस पोर्शन के ऊपर सोचा जाता है। इसे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। यानी जब आपके पास ज़्यादा पैसे आए तो आप कुछ प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करोगे और क्वालिटेटिव पोर्शन की डिमांड करोगे। यानी कभी कभी पैसा बढ़ने की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट की जो डिमांड है कम हो जाता है, और अगर आपकी सैलरी कम आ रही है यानी इनकम की सोर्स कम हो जाती है तो आप कुछ पोर्शन की डिमांड बढ़ा देते हो। पॉजिटिव में हमने क्या देखा कि जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, बट यहाँ पे जब इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है, और जब इनकम कम होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है। तो इंफीरियर गुड्स जो रॉबर्ट गिफन ने ये कॉन्सेप्ट बताया था उसे गिफन गुड्स भी बोला जाता है, वैसा इसी चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में देखा था। सो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं जैसे कि बाजरा और गेहूं, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप क्या प्रेफर करोगे, तो गेहूं करोगे। ठीक है, घी पामोलियन वेजिटेबल घी आता है और अमूल का घी आता है। सो मोस्ट प्रोबेबली सबके घर पे अमूल का घी यूज होता है। तो उसी तरीके से कभी कभी ये देखा गया अगर आपके पास पैसे कम है तो आप क्या करोगे, तो वनस्पति जो बोला जाता है वेजिटेबल घी आप उसको भी यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से पैसे जब कम होता है तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगता है, और पैसे जब कम होने की जगह ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ डिमांड जो है कम हो जाता है। वो नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर गुड्स में देखा जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो वो नॉर्मल गुड्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सबके साथ डीलअप करता है, बट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहीं ना कहीं सिर्फ इंफीरियर गुड्स के साथ डील करता है, ये माना जाता है। Third है zero income elasticity demand. So I'm going to read it out, listen it out carefully. With the change in income of consumer, if the demand of such good remains unchanged, then such demand is known as to the have zero income elasticity of demand. Usually, this type of income elasticity can be found for low price goods like salt, postcard, pins, matchsticks, stapler pins and etc. So zero income elasticity demand की अगर हम बात करते हैं, हमने ये भी देखा, हमने क्या देखा, लो प्राइस गुड्स के टॉपिक के अंदर देखा। लो प्राइस गुड्स का मतलब क्या होता है, लो प्राइस गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिसका प्राइस बहुत मिनिमल होता है, कम होता है। जैसे माचिस के बॉक्स 1 रुपीज़ का 1 बॉक्स आता है। ठीक है, स्टेपलर के पिन 5 रुपये का बॉक्स आता है जो कि 6 महीने 1 साल तक चल सकता है। रोज आप पिन लगाओ तो अभी 6 साल तक चल सकता है। इस तरीके का पोर्शन देखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो गुड्स है अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए तो इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। नमक देखो 10 रुपीज़ पैकेट मिलता है, 150 रुपीज़ पैकेट मिलता है। अगर नमक का भाव बढ़ गया 60 हो गया, ठीक है, तो आप क्या कम खरीदोगे, नहीं, आपको जितना नमक चाहिए उतना तो आप खरीदने ही वाले। और अगर नमक का भाव कम हो गया, ठीक है, 50 रुपीज़ की जगह 40 रुपीज़ हो गया, तो क्या आप क्या 2 पैकेट लाके 1 महीने में फिनिश कर दोगे, नो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट, पोस्ट कार्ड, पिन्स, मैच स्टिक्स, तो ये सारी चीज़ों का स्टेपलर पिन, ये सब जीरो इनकम इलास्टिसिटी माना जाता है। इसका भाव बढ़े के कम हो उसके इसके डिमांड के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। भाव अगर इंक्रीज भी हो तो भी उतना ही डिमांड, डिक्रीज भी हो तो भी उतना ही डिमांड देखा जाता है। और यहाँ खत्म होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के डिग्री। सो हमने डिग्रीज के बारे में डिटेली जान लिया। अब हम देखेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम बात करें तो इसमें भी अगेन एज आई सेड हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। हमने ये टॉपिक के बारे में भी देखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये टॉपिक के बारे में भी हमने डिटेल में एनालाइज किया। तो एक प्रोडक्ट का जब भाव गिरता है या बढ़ता है तो उससे दूसरे प्रोडक्ट पे क्या डिमांड का पोर्शन देखा जाता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उस पोर्शन के अंदर इसके अंदर डिटेल में दिया गया। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Any goods in economic analysis can be studied or compared in context of its substitute goods, complementary goods. कोई भी गुड्स हो, ठीक है, इकोनॉमिक एनालाइज करने के लिए हमें उसको स्टडी करने के लिए या कंपेयर करने के लिए अगर हम बात करें तो या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, अगर हमने मोबाइल लिया तो सिम कार्ड के बिना तो मोबाइल चल नहीं सकता, उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोला जाता है। सब्स्टिट्यूट ये नहीं तो ये, जो ऑप्शनेबल देखा जाता है, टी नहीं तो कॉफी, ठीक है, कोकोनट वाटर या तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो ये सारे पोर्शन कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट, ये नहीं तो इस तरीके से ये चल जाएगा, ये पोर्शन देखा जाता है। So let us see the substitute good. Substitute goods means those goods which can be easily used in a place of given goods for satisfying a want as they are very closely alternative for a given goods. So कहीं ना कहीं substitute goods का मतलब क्या? Substitute goods का मतलब ये ऐसे goods होते हैं जो easily दूसरे good को replace कर सकते। जैसे अभी हम आए हैं, शाम को हमको beverage लेने की हैबिट है। So if you have the habit of taking a beverage, अगर आप किसी के घर गए हो, आप टी पीते हो, ठीक है, वहाँ पे टी
टी नहीं है, वो ऐसे बोल रहे टी नहीं है कॉफी है, तो व्हाट यू विल डू, ओके हाँ कोई बात नहीं कॉफी दे दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल वो भी ऐसी तरीके से बीवरेज हमारे स्ट्रेस को दूर करता है और कॉफी भी सेम करता है। सो प्रेफरेटिव जब हम प्रेफर करते हैं कि मुझे यही चाहिए बट हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि यही नहीं है यही है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो ऑप्शनल में भी हम सब्स्टिट्यूट होकर अपना पोर्शन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स का ऑप्शन हर जगह पे मिल ही जाता है, ये नहीं तो ये, हमारे पास ऐसा 2 ऑप्शन हर चीज के लिए होता है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब इजीली एक गुड को हटा के दूसरा गुड जब उसका प्लेस ले लेता है उसे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। आप लोग 11th-12th के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये बताना जरूरी हो जाता है। आप कहीं खाना खाने जाते हो फास्ट फूड वगैरह, ठीक है, तो आप जब खाना खाने रेस्टोरेंट पे बैठते हो आपको मोस्ट प्रोबेबली दाबेली पसंद है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, आप ऑर्डर करते हो, दुकान में बोल देते हैं कि स्टॉक नहीं है, उसकी जगह वड़ा पाव है, तो आप क्या करोगे, नहीं चाहिए करके घर पे आ जाओगे। हाँ अगर आप नहीं खाते हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आइदर आप क्या करोगे ये नहीं तो ये, इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट ले लोगे। तो ये एक इजीली एक पोर्शन को हटा के दूसरे पोर्शन को उस जगह सेटिस्फाइड करने के लिए यूज किया जाए उसे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लेट अस सी द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स which are consumed together jointly. One good cannot be consumed without the other. In other words, there must be consumed together to satisfy a given want. एज आई सेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ऐसे गुड जिसमें 2 चीज़ों को यूज़ करके ही हम उसको कंबाइनली यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, एक के बिना दूसरा कोई काम का नहीं है। अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं अगर आपको सेटिस्फाइड होना है, सेटिस्फाइड इन द सेंस आपकी वो नीड है, आपको वो फुलफिल करना है, उसके लिए ये दोनों चीज़ को यूज़ करोगे तो ही फुलफिल हो सकता है, उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट गुड बोला जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल फोन एंड सिम कार्ड, ठीक है, आपके पास सिम कार्ड और फोन ना हो तो आप किसी को कॉल लगा सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आपके पास फोन है और सिम कार्ड नहीं है तो आप कॉल लगा सकते हो, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों साथ में होगा तभी ये पोर्शन यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर पे एसी है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आप एसी यूज कर सकते हो, गर्मी से बचने के लिए उसको यूज कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और एसी नहीं है तो क्या आप एसी का ठंडा हवा खा सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से गाड़ी और पेट्रोल, सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो ये एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों गुड्स का होना नेसेसरी माना जाता है। यहाँ पे जो है आपको कंटेंट टॉपिक समझा दिया गया। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से कौन से फॉर्मूला में देखा जाता है उसका फॉर्मूला हमें दिया गया है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से देखेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं। When the demand of the concerned commodity change in response to the change in the price of its related goods, substitute or complementary good, then the extent of such exchange in the demand is called cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand's formula is equal to percentage change in demand for good X, percentage change in price for good Y. So यहाँ पे concerned जो टॉपिक होता है, जैसे हम टी और कॉफी की बात करते हैं हर बार तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो टी और कॉफी की अगर हम बात करते हैं, टी का जब प्राइस चेंज होता है, हम मान लेते हैं कि टी का प्राइस बढ़ा, ठीक है, 100 रुपीज मिल रहा था तो 150 हो गया, तो लोग क्या करेंगे, तुरंत ही कॉफी पे स्विच हो जाएंगे। तो उसका डिमांड किसका बढ़ने लगेगा, टी के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड जो है कॉफी का ज्यादा देखा जाएगा क्योंकि वो कंपैरेटिव टू उसका भाव कम देखा जाएगा। इस तरीके से ये जो पोर्शन एक का भाव बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट का जो डिमांड बढ़ता है इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो डिमांड एक्स गुड का, एक्स यानी अभी कॉफी, परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ टी गुड वाई, मतलब हम टी उसको कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट की वजह से कैसे चेंज देखा जाता है ये पोर्शन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा जाता है। इसके कोई डिग्रीज नहीं होते इसलिए इसकी डिग्रीज के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया। इनकम और प्राइस के डिग्रीज होते हैं और 5 डिग्रीज थे तो उसे अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड बट डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द एक्सचेंज ऑफ चेंज in demand. Supposing if there is a 10% change in price, this kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand. There are various methods of measuring elasticity of demand. The commonly used methods are method of proportionate change, total outlay method, total expenditure method and geometric method.
सो लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं हमें एक्सप्रेस करता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है, यानी इनवर्स ऑपोजिट रिलेशन कहीं ना कहीं बताता है। बट हमें ये क्लियरली नहीं बताता ये कितने हद तक जा सकता है। जैसे अगर 10 रुपये कम हुआ तो कितना डिमांड बढ़ सकता है, और अगर 10 रुपये ज्यादा हुआ तो कितना डिमांड कम हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं बताता। सपोजिंग में हमने अभी तक देखा, इवन सपोजिंग में हमने ये देखा 10% प्राइस में चेंज हुआ, 20% हुआ, तो किस तरीके से। बट अगर हम स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफाई करके यानी पर्पसफुली ये चीजों को समझाने के लिए हमें यूज किया जाता है। वेरियस मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत वेरियस मैथमेटिकल पोर्शन देखा जाता है। कंपनीज बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं ये मेथड्स को यूज करके ही डिमांड को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उसके टेक्निक के बारे में डिसाइड किया जाता है। बट मोस्ट कॉमनली यूज जो पोर्शन है वो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी हमने जो अभी ऊपर देखा ये मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज है। टोटल आउटले मेथड यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में देखा जाता है, जो कि आपके इस पोर्शन के अंदर ये सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन नहीं दिया गया। बट जैसे जैसे कॉमर्स के अंदर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीजों का डेप्थ में आपको नॉलेज मिलता जाएगा। सो आज हमने जो फॉर्मूलाज देखे थे, यानी कि ये चैप्टर के अंदर हमने जो फॉर्मूलाज इनकम का, प्राइस का, क्रॉस इलास्टिसिटी का देखा, ये प्रोपोर्शनेट चेंज वाला मेथड था। अभी आउटले और जो ज्योमेट्रिक मेथड है वो नेक्स्ट पोर्शन, यानी मे बी 12th में इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। कॉमर्स की अगर कॉलेज वगैरह करोगे तो उसमें ये पोर्शन डिस्कस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर हियर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the income elasticity demands, two portions of the degree. After that we have studied about the cross elasticity of the demand of the products. After that we have discussed about the methods for measuring the elasticity of demand. I hope you all have understood the portion in a very well manner. But still if you have any doubt, then let us have a short summarization of the topic that we have seen. So in income elasticity of demand we have seen the negative इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या? जब पर्टिकुलर इंसान का इनकम बढ़ता है तो कुछ प्रोडक्ट के डिमांड कम हो जाता है। पॉजिटिव में हमने क्या देखा, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, बट यहाँ पे इनकम बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और इनकम जब कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये कैसे प्रोडक्ट्स है? तो ये इंफीरियर प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं या इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। आपने रॉबर्ट गिफन का जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, कभी कभी लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से भी लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव चीजों पे स्विच कर लेंगे, और उस वजह से कुछ गुड्स जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं उसकी डिमांड कम हो जाते हैं, जिसे गिफन गुड्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ऑपोजिट रिलेशनशिप इनकम और डिमांड का देखा गया, यानी इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है, और जैसे इनकम कम होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ने लगता है, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रेदर देन दैट वनस्पति घी, पामोलियन ऑयल, ये सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जीरो इलास्टिसिटी डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। सो ये जो पोर्शन है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो इनकम बढ़े के कम हो बट उसका डिमांड कांस्टेंट यानी स्टेबल होने वाला है, जीरो का जीरो ही रहने वाला है। जैसे कि लो प्राइस गुड, माचिस के डब्बियां, ठीक है, स्टेपलर पिन, रेदर देन दैट टाकनी जो हम यूज करते हैं, सॉल्ट। अब अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप 10 किलो नमक तो नहीं खाने वाले हो, ठीक है, और अगर आपका जो पोर्शन ऑफ इनकम स्लो डाउन हो गया यानी नहीं है, रिडक्शन पे आ रहा है, तो उस पोर्शन में आप नमक कम खाना तो शुरू नहीं करोगे। आपको जितना टेस्ट वाइज चाहिए उतना तो आप यूज करने वाले हो। स्टेपलर की अगर भाव कम हो गए तो आप हर एक चीज पे स्टेपलर तो नहीं मारने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो लो प्राइस गुड होता है वहां पे प्राइस बढ़े के कम हो, आपका इनकम बढ़े के कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करोगे, उस पोर्शन को जितना आपको चाहिए उतना ही आप उसको खरीदोगे। सो ये होता है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कंज्यूमर के इनकम बढ़ने या घटने से कोई फर्क ना पड़े, इलास्टिसिटी जो है यानी डिमांड जो है उसका कांस्टेंट वही का वही रहे, तो इसे जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट गुड और जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में जानना होगा। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड? सो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब, सब्स्टिट्यूट मतलब जब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ इजीली एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि ये नहीं तो वो, ऐसा ऑप्शन जब आ जाता है और सेटिस्फाई करने के लिए हम उस ऑप्शन को अवेल भी करवा देते तो उसे कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ ही
यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूट में हमने टी और कॉफी देखा, कोल्ड ड्रिंक और कोकोनट वाटर देखा। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब दो चीजें जब एक साथ यूज किया जाए तभी एक इंसान को सेटिस्फेक्शन हो, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोला जाता है। जैसे मोबाइल एंड सिम कार्ड, पेट्रोल एंड स्कूटर, तो ये सारी चीजें एक के बिना तो एक यूज नहीं हो सकता है, तो ये पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमने ये देखा इसके डेप्थ में कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सब्स्टिट्यूट गुड, ये दोनों गुड को रिलेटेबल गुड बोला जाता है। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कम या बढ़ रहा है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा या कम होने से, तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा टी का भाव बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, तो कॉफी पे चले जाएंगे, कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे। तो यानी एक प्रोडक्ट का भाव बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता हो तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। फॉर्मूला अगर हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स यानी कॉफी कंसिडर करते, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई यानी टी की प्राइस चेंज होने की वजह से एक्स यानी कॉफी की डिमांड में क्या देखा गया चेंजेस, ये पोर्शन हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट हमने देखा मेथड्स फॉर मेजरिंग द पोर्शन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बहुत देखा, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सारे पोर्शन में ये बताया गया कि प्राइस या इनकम जब बढ़ता है तो उसका जो डिमांड है किस तरीके से बढ़ता है या कम होता है। प्राइस में एक इनवर्स रिलेशनशिप देखा गया, जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये पोर्शन में हमें ये नहीं बताया गया कि कितने एक्सटेंड तक, ठीक है, अगर 10% प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कितने हद तक पहुंच सकता है, इसकी कोई क्लैरिटी हमें नहीं दिया गया था। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर स्पेसिफिकेशन वे में ये पोर्शन हमें समझाया गया। इस पोर्शन के अंदर हमें ये जानने को मिला कि कहीं ना कहीं हमें ये पोर्शन में एक डेप्थ डिटेल मिल सकता है कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ सकते हैं। इवन बहुत सारे कंपनीज और बिजनेस, जैसे हमने बात किया उस पोर्शन या बिजनेस के अंदर हमें ये नॉलेज भी मिलता है कि हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, और उस पोर्शन को मेजर करने के लिए प्रोपोर्शनेट चेंज का एक मेथड देखा जाता है। सेकेंड जो है टोटल आउटले यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड देखा जाता है, और थर्ड जो है उसके बाद हमने आउटले के बाद हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जियोमेट्रिक मेथड्स में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज का ही मेथड एक्सप्लेन किया गया। सो आउटले और एक्सपेंडिचर जो पोर्शन है या तो ज्योमेट्रिक मेथड है, फर्दर पोर्शन में डिटेल में आ सकता है। और यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 डिमांड को कंप्लीट किया है। आई होप you all have understood the chapter in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.